नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिफेंस गैलरी के डीजी अपडेट सीरीज में। तो आज की सबसे बड़ी और इंपॉर्टेंट न्यूज निकल के आई है डीआरडीओ की ओर से, जिसने कि आज एमआरसैम को टेस्ट किया है। लेकिन इस न्यूज पे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक पर्सनल छोटी सी बात कहना चाहता हूं। अगर दोस्तों आप में से कोई भी, अगर आप लोगों में से या फिर आपके घर में या आपके जान पहचान में कोई ऐसा है जो कि एक्सिस बैंक में काम करता हो और किसी अच्छी पोस्ट पे हो, जो कि मेरा एक फंसा हुआ काम है एक्सिस बैंक का, वो अगर करा सकता है तो प्लीज आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, सबकी। कहीं पे भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं ताकि मैं फिर फर्दर बात कर सकूं। जो भी वो बंदा है एक्सिस बैंक में है या कोई मेल फीमेल कोई भी हो, बस उनकी पोस्ट ऐसी ठीक ठाक होनी चाहिए कि वो मेरा एक प्रॉब्लम छोटा सा है जो रिजॉल्व करा सके। अगर आप में से या आपकी जान पहचान में कोई ऐसा होगा जो मेरी मदद कर पाए तो मुझे खुशी होगी। अब बढ़ते हैं अपनी अगली न्यूज पे। तो न्यूज ये है दोस्तों कि डीआरडीओ ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट किया है यहाँ पे एमआरसैम का, जिसकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी। मैंने आपको बताया था पहले ही कि डीआरडीओ पृथ्वी, अग्नि और एक और भी किसी मिसाइल का टेस्ट करने वाला था, लेकिन उसमें एमआरसैम का नाम नहीं था। लेकिन यहाँ पे एमआरसैम का टेस्ट डीआरडीओ ने कर दिया है। एमआरसैम है क्या? तो ये बेसिकली एक सरफेस टू एयर मिसाइल है, यानी कि ये एयर डिफेंस सिस्टम का काम करती है। इसे डीआरडीओ और इजराइल ने मिलकर बनाया है, यानी कि भारत और इजराइल ने मिलकर इसे बनाया है और भारत की ही कंपनी इसे मैन्युफैक्चर करती है। इसके बेसिकली 200 मिसाइल्स आप कहिए या 5 रेजिमेंट कहिए या 40 लॉन्चर कहिए, इनका ऑर्डर इंडियन आर्मी ने ऑलरेडी कर रखा है और 2022 से 2023 तक के बीच में आप समझिए ये हमारी सेना में शामिल होकर डिप्लॉय हो जाएंगे। शामिल तो ये 2020 से ही होने वाले थे, लेकिन अभी स्टेटस कुछ क्लियर नहीं है कि क्या इनकी डिलीवरी शुरू हो गई है या अभी पेंडिंग है। साथ ही इंडियन आर्मी के साथ साथ इस मिसाइल को इंडियन नेवी भी यूज करती है और भारत की बहुत सारे फ्रिगेट और डिस्ट्रॉयर्स में इसे लगाया गया है और भविष्य में भी लगाया जा रहा है। ये बहुत ही उम्दा क्लास का एयर डिफेंस सिस्टम है जो किसी भी तरह के यूएवी, आप कह लीजिए कोई ड्रोन हो छोटा बड़ा किसी भी तरह का, या कोई हेलीकॉप्टर हो, फाइटर जेट हो, कोई भी ऐसी चीज जो कि 100 किलोमीटर के रेंज के अंतर्गत आती है, उसे ये एमआरसैम नष्ट करने में पूरी तरीके से सक्षम है। और ये जो टेस्ट हुआ था ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कहिए या थोड़ा सा अलग टाइप का इसलिए भी लग रहा है क्योंकि इससे पहले ऐसा नहीं सुनाई देता था कि कोई मिसाइल टेस्ट में इस तरीके से इवैक्यूएशन करवाया जाता था। हुआ क्या है, तो जहां पे उड़ीसा में इसका टेस्ट हुआ था वहां पे 2.5 किलोमीटर के रेंज में जो एरिया था वहां से लगभग 10,000 लोगों को एक जगह से, जहां पे ये टेस्ट हुआ उस जगह से हटा के दूसरी जगह पे शिफ्ट किया गया। उसके लिए डीआरडीओ उन्हें पे भी करता है कि भाई आप हमारी वजह से यहां से वहां जा रहे हैं तो आपको जो नुकसान हुआ उसका पेमेंट भी डीआरडीओ करता है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्या एक मिसाइल का टेस्ट करने के लिए सिर्फ इतना कुछ करना पड़ रहा है कि हमें 10,000 लोगों को हटाना पड़ रहा है एक जगह से दूसरी जगह? थोड़ी सी अजीब बात है। आई एम नॉट श्योर कि इसके पीछे और क्या रीजन है, पर न्यूज में तो यही दिखाया गया है कि एमआरसैम के टेस्ट की वजह से ऐसा किया गया। अब एमआरसैम के हो सकता है ज्यादा टेस्ट किए गए हो, एक नहीं बल्कि कई टेस्ट किए गए हो, इसलिए ऐसा हो, या हो सकता है कि कुछ और भी हो इसके साथ साथ जो कि अभी नहीं इंफॉर्मेशन में आया है। बहरहाल एमआरसैम का जो टेस्ट था वो सक्सेसफुल रहा था। अब बढ़ते हैं अपनी अगली न्यूज पे। तो अगली न्यूज बेसिकली लद्दाख से है। अचानक से विदाउट एनी इंफॉर्मेशन, क्योंकि जब भी आर्मी चीफ वगैरह कहीं मूव करते हैं तो पहले से पता होता है, लेकिन यहाँ पे अचानक से भारत में पूर्वी लद्दाख जो हमारी सीमा है चीन से लगती हुई या तिब्बत से लगती हुई, तो खैर वहां पे हमारे आर्मी चीफ अचानक से पहुंच गए और उनकी कुछ फोटोज वायरल हुई जिसमें वो दिखाई दे रहे हैं उस जगह पे, और जहां पे वो हैं वहां पे कई सारे टैंकों को देखा जा सकता है उनकी फोटोज में। और इसके अलावा जहां पे नहीं दिख रहा होगा वहां पे कितने ज्यादा टैंक और क्या क्या चीजें तैनात होंगी ये अभी कहना मुश्किल है। लेकिन अचानक से आर्मी चीफ का ऐसी जगह पे पहुंचना जहां पे युद्ध स्तर की तैयारी ऑलरेडी की जा रखी हो, थोड़ा सा कई सारे संदेश तो देता ही है। उम्मीद है ये संदेश सही जगह पे पहुंचा होगा, मेरा मतलब चीन से था। अगली न्यूज पे जो है रशिया से है और इस न्यूज में वैसे पुरानी न्यूज है लेकिन आज इस न्यूज ने लॉ का रूप ले लिया है। रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन को तो आप सब जानते हैं, वो प्रेसिडेंट कम और काइंड ऑफ डिक्टेटर ज्यादा लगते हैं।
तो उनका ये फैसला यहां पे आज लॉ बन चुका है, जिसमें कि अब कोई भी रशिया में कुछ भी हो जाए, लेकिन जो रशिया के प्रेसिडेंट होंगे उनके ऊपर किसी भी तरह का कोई केस नहीं चल सकता, कोई पुलिस उन्हें कभी भी किसी भी कंडीशन में पकड़ नहीं सकती। ये जो रूल बनना था रशिया में वो आज बन चुका है। ऐसा लॉ रशिया ने पास कर दिया है, यानी कि रशिया के जो प्रेसिडेंट है वो अब सेफ हो गए हैं। 2036 तक वो प्रेसिडेंट भी रहेंगे और उसके बाद जब वो प्रेसिडेंट नहीं रखेंगे तो भी उनका कोई कुछ कर तो नहीं ही पाएगा। अगली न्यूज आई है जापान से। तो जापान का ऐसा कहना है कि जापान के एयर स्पेस के काफी करीब बहुत सारे प्लेन्स और बॉम्बर्स को देखा गया जो कि रशियन और चाइनीज फाइटर जेट और बॉम्बर्स थे। ये कर क्या रहे थे? तो बेसिकली रशिया और चाइना ये दोनों कंट्रीज मिलकर 2019 जुलाई 2019 से इन दोनों कंट्रीज ने साथ साथ में एयर पेट्रोलिंग करना शुरू किया है। आपने एयर एक्सरसाइज, मिलिट्री एक्सरसाइज, नवल एक्सरसाइज तो सुनी होगी, लेकिन एक जॉइंट पेट्रोलिंग भी होती है। इस तरह का वैसे नाटो देशों में ज्यादा चलता है, लेकिन यहां पे रशिया और चाइना मिलके भी अब इस तरह का काम कर रहे हैं, यानी ये दोनों देश मिलके साथ मिलके पेट्रोलिंग करेंगे। इसका क्या मतलब है ये तो आप अच्छे से समझ ही सकते हैं कि रशिया और चाइना का जो अलायंस है ये धीरे धीरे मजबूती की ओर बढ़ता जा रहा है और भविष्य में मुझे लगता है कि और ज्यादा मजबूत होगा, क्योंकि रशिया के पास चाइना के अलावा कोई और ऐसा ऑप्शन भी नहीं है, क्योंकि रशिया की इकोनॉमी की तो वैसे ही लगी पड़ी रहती है, चाइना की इकोनॉमी मजबूत है, रशिया का सबसे बड़ा दुश्मन है अमेरिका और अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन है चाइना। तो ऑब्वियस है कि रशिया और चाइना की जो मिलिट्री अलायंस है ये अभी बढ़ रही है और भविष्य में आपको और ज्यादा बढ़ती हुई ही दिखाई देगी, ये कम नहीं होगी। भारत इसे कैसे देखता है वो आप खुद ही समझ सकते हैं। इसके अलावा कुछ दिनों पहले ही ऐसी भी न्यूज आई थी कि ये सिर्फ जापान के एयर स्पेस में नहीं गए, बल्कि इन्होंने साउथ कोरिया के भी एयर स्पेस में ये दोनों कंट्रीज मिलकर गई थी और 15 से ज्यादा प्लेन्स थे उसमें रशियन और 4-5 उसमें चाइनीज प्लेन्स भी थे। इतने सारे प्लेन्स मिलके दूसरी कंट्रीज के एयर स्पेस में घुस के पेट्रोलिंग करते हैं। बात काफी अजीब लगती है कि पेट्रोलिंग वो भी दूसरे के एयर स्पेस में घुस के, लेकिन क्या किया जाए, रशिया और चाइना एक साथ घुस रहे हैं साउथ कोरिया में, तो खैर होगा भी क्या, वो लोग वार्निंग ही सिर्फ दे सकते हैं। बढ़ते अगली न्यूज पे जो कि आ रही है चाइना से ही। तो चाइना का जो दोस्तों साउथ चाइना सी का रीजन है वो तो आपको पता ही है कि कितना हैविली डिस्प्यूटेड है। चाइना का बहुत देशों से उसकी वजह से बैर चलता है। तो वहां पे चाइना का ऐसा क्लेम है कि उसने अमेरिका के एक डिस्ट्रॉयर को भगा दिया, यानी कि जो अमेरिका का डिस्ट्रॉयर था वो उनके वाटर्स में आया था, जो चाइना का क्लेम है कि उनका है। तो उसमें एक डिस्ट्रॉयर अमेरिका का पहुंचा हुआ था, तो जिसे कि उन्होंने खदेड़ा और उनका कहना यह है चाइना का कि ऐसा इस साल 9वीं बार हुआ है, यानी कि इससे पहले भी 8 बार ऐसा हो चुका है कि चाइना अलग अलग टाइम पे उनके एयर स्पेस में या उनके समुद्री सीमा के अंदर घुस गया है। ये सब कुछ अमेरिका क्यों करता है तो आपको पता ही होगा कि जो चाइना है वो भी हमेशा ऐसा ही करता है, वो भी दूसरे के एयर स्पेस में घुसता है। और ताइवान का जो स्ट्रेट ऑफ ताइवान है वहां पे तो चाइना की पूरी एयरक्राफ्ट कैरियर लेके ही घुस गया था चाइना, अभी कुछ दिनों पहले की बात है। तो शायद उसी के रिप्लाई में अमेरिका ने भी ऐसा किया होगा। तो अगली न्यूज है पाकिस्तान से। पाकिस्तान की गरीबी और भिखारियत के बारे में तो आप सब अच्छे से जानते ही हैं। तो यहां पे चाइना से एक ऐसी न्यूज आई है कि चाइना को पाकिस्तान को $6 बिलियन देने थे। तो ये $6 बिलियन बेसिकली पाकिस्तान में एक रेल लाइन का प्रोजेक्ट है जो कि सी पैक से ही रिलेटेड है, उस पे पाकिस्तान को काम करना है और उसके लिए चाइना से उन्हें $6 बिलियन चाहिए एज अ लोन। लेकिन ऐसी न्यूज आ रही है कि चाइना ने काफी समय बाद ऐसा माना है कि अब पाकिस्तान को लोन हम तभी दे सकते हैं जब पाकिस्तान हमें कोई एडिशनल सिक्योरिटी देगा। यानी कि ऐसा चाइना का बेसिकली इसलिए कहना है क्योंकि पाकिस्तान ने अभी कुछ दिनों पहले ही G20 कंट्रीज से लोन में रिलीफ मांगा, जो उनका डेट है पाकिस्तान का उसको वो रीपे नहीं कर पा रहा, तो उसमें कुछ रिलीफ मांगा है पाकिस्तान ने G20 कंट्रीज से। और पाकिस्तान ने जो G20 कंट्रीज से रिलीफ मांगा है वो रिलीफ सिर्फ वही कंट्री मांगती हैं, या आप कहिए सिर्फ उन्हीं कंट्रीज को दिया जाता है जो कि दुनिया की पुअरेस्ट कंट्री होती है, यानी कि दुनिया की सबसे ज्यादा गरीब कंट्रीज में जिन देशों का नाम होता है उसे ही G20 उस तरह का रिलीफ देता है जो कि पाकिस्तान ने मांगा है। तो इसको देखते हुए अब चाइना को डाउट है कहीं ना कहीं कि पाकिस्तान हमसे लोन ले तो रहा है लेकिन वो पे कैसे करेगा, तो इसके लिए शायद वो इस तरह की सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं। अब सिक्योरिटी के रूप में
पाकिस्तान के पास जमीन को छोड़ के कुछ और देने के लिए तो मेरे ख्याल से नहीं है। आगे देखते हैं क्या होता है। पाकिस्तान चाइना के ट्रैप में अच्छे से फंस चुका है, अब वो सिर्फ इसमें और फंस ही सकता है, इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता फिलहाल तो नहीं है। अगली न्यूज है इंडिया और जापान से लेके। इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने जापान के नए जो डिफेंस मिनिस्टर इलेक्ट हुए हैं उनसे मीटिंग में बातचीत की है और बात किया है कि भारत और जापान के जो डिफेंस रिलेशन है उनमें सेटिस्फैक्टरी रूप से डेवलपमेंट हो रहा है और इसे और ज्यादा स्ट्रांग करने की बात इसमें की गई है। साथ ही साथ भारत और जापान के बीच में जो ट्रेड रूट है उसको भी सेफ एंड सिक्योर रखने में जापान और भारत अपनी अपनी भूमिका स्ट्रांग रूप से निभाएगा और किसी भी तरह का कोई अगर सी रूट में आप कह सकते हैं बदलाव करना चाहता है कोई अगर, यानी कि यहां पे सिर्फ चाइना ही आप समझिए, तो उस केस में भारत और जापान इस दोनों कंट्रीज मिलके इस चीज के अगेंस्ट में खड़ी होंगी। तो ये एक अच्छी चीज है कि जापान में क्योंकि अभी सरकार बदली हुई है तो जो नए लोग हैं उनके साथ हमारी टाइज अच्छी बनी रहे, तो उसके लिए इस तरह की मीटिंग्स होना जरूरी है क्योंकि जापान भी हमारा एक अच्छा एलाई है और क्वाड का मेंबर भी है। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों। मैं मनीष मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप मुस्कुराते रहिए। नमस्कार, जय हिंद।